दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डिसेबिलिटी जगत में मची धूम। म्यूजिक टैलेंट हंट शो उड़ान आइडल और उड़ान कन्वेंशन 2022 के साथ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट नए एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों से हो रहे हैं चिंतित। चेन्नई में विशेष वार्ड के माध्यम से हो रहे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र जारी। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर डायलन अल्कॉट ने किया आह्वान, कहा विकलांग लोगों को मुफ्त में दिया जाए रैपिड एंटीजन टेस्ट। विकलांगता ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के नागरिक निकाय की खिंचाई। भारत में अधिक से अधिक विकलांगता समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रंगम कर रहा है 6 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी। लखनऊ में 9 मतदान केंद्रों का प्रबंधन करेंगे विकलांग व्यक्ति। विकलांग इंजीनियर को कोर्ट में लड़कर हासिल हुआ 80 लाख रुपए का मुआवजा। NLC भर्ती 2022 विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी का अद्भुत अवसर, वेतन 85,000 रुपए तक। ओडिशा में कुछ कॉलेज छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई FIR। कॉलेजेस ने छात्रों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने को कहा। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर झांझरिया को पद्म भूषण और लेखारा को पद्मश्री से नवाजा गया। विकलांग सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को किया गया रिवाइज। डाउन सिंड्रोम और मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त 13 वर्षीय अन्वी जांजरकिया को मिला PM मोदी के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को जबरन टीका नहीं लगाया जा सकता। किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य नहीं है। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं,
उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरजे गौरी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस न्यूज एंड अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हेडलाइंस हो चुकी है, अब वक्त है खबरें विस्तार से सुनने का। चलिए मुड़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। ओडिशा में कुछ कॉलेज छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। कॉलेजेस ने छात्रों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने को कहा। दोस्तों, उड़ीसा उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर के कॉलेजों के प्राचार्यों को प्रवेश के लिए छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकलांगता प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए कहा है और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने वाले छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, गैर सरकारी और स्व वित्त पोषित कॉलेजों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित जिले और सीडीएमओ के माध्यम से फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड छात्रों के विकलांगता प्रमाण पत्र को सत्यापित करें। सत्यापन के बाद अगर पता चलता है कि छात्रों ने फर्जी प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश लिया है तो उनका प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाए और उचित कदम उठाए जाएं। पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसे छात्रों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। गौरतलब है कि ओडिशा के भद्रक ऑटोनॉमस कॉलेज में दाखिले के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने सभी प्राचार्यों को ये निर्देश दिए हैं। कॉलेज विभाग के संज्ञान में आया है कि भद्रक कॉलेज भद्रक में छात्रों ने हाल के वर्षों में पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करके प्रवेश लिया था। मामले की जांच की जा रही है और ऐसे छात्रों के खिलाफ पूछताछ तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर झांझरिया को पद्म भूषण और लेखारा को पद्मश्री से नवाजा गया। फ्रेंड्स, ये विकलांगता के बारे में नहीं बल्कि इरादों के बारे में था, कुछ बड़ा हासिल करने का इरादा। दोस्तों, राजस्थान के दोनों पैरा एथलीटों भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया और निशानेबाज अवनी लेखारा के लिए उनके सपने तभी सच हो गए थे जब उन्होंने पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में मंच पर अपना दबदबा बनाया था। लेकिन साथ ही पिछले मंगलवार को सबसे बड़े खेल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म पुरस्कार जीतना केक पर लगी चेरी के समान था। देवेंद्र झांझरिया ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा है, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझे पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी पैरा एथलीट ने ये पुरस्कार जीता हो। ये निश्चित रूप से विकलांग लोगों को जीवन में बड़ी चीजों का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भाला फेंकने वाले इस उच्चतम खिलाड़ी ने आगे कहा कि इस पुरस्कार से उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं और वो देश के लिए और पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। वे 40 वर्षीय एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पैरालंपिक में लगातार 3 पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो में रजत जीता और उनके पास 2 स्वर्ण पदक है जो उन्होंने एथेंस 2004 और रियो 2016 में हासिल किए थे। इस पैरालंपियन का बायां हाथ कोहनी तक लगभग कटा हुआ है और ये भाला F46 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करता है। झांझरिया का कहना है कि ये न केवल कठोर प्रशिक्षण है बल्कि परिवार और कोच के अथक समर्थन ने उन्हें अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है। उन्होंने कहा है, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे खुशी है कि मैंने कभी भी अपनी विकलांगता को बड़े सपने देखने से नहीं रोका।
मेरा परिवार और मेरा कोच मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, जिन्होंने मुझे एक उच्चतम एथलीट बनने में मदद की है। वहीं राइफल शूटर अवनी लेखारा, जिनको टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक मिला था, झांझरिया से सहमत है और कहती है कि ये पुरस्कार अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लाता है। पद्मश्री एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं इस पुरस्कार से बेहद विनम्र महसूस कर रही हूँ। मुझे इस विशाल सम्मान के लिए चुने जाने पर गर्व है। ये खेल की शक्ति को दिखाता है और इस सम्मान से उपलब्धियां खेल जगत के दायरे से परे चली जाती हैं। नागरिक पुरस्कार जीतना एक बार फिर दिखाता है कि देश में खेल कितने महत्वपूर्ण हैं और अब मेरे कंधों पर खेल से कहीं आगे जाने की जिम्मेदारियां हैं। मैं खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखूंगी और भविष्य के एथलीटों को प्रेरित करती रहूंगी। अवनी के पिता प्रवीण लेखारा ने साझा किया कि 20 वर्षीय अवनी 2012 से व्हील चेयर से बंधी हुई हैं। वे इस साल का पैराशूटर पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रही थी। वो इसे जीतने के बारे में आश्वस्त थी, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेट पर पुरस्कार सूची देखी तो अंतिम पृष्ठ नहीं दिखा, जिससे वो निराश हो गई और फिर से जांच करने लगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही दोस्तों से बधाई संदेश मिलने लगे थे। फिर उन्होंने सूची को फिर से लोड किया और अंत में चौथे पृष्ठ पर उनका नाम देखा गया। विकलांग सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को किया गया रिवाइज। विभाग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में पेंशन संवितरण बैंक पेंशन भोगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे के संबंध में पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा किए गए नामांकन को मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे को जारी पेंशन भुगतान आदेश में शामिल किया गया है। पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों को ऐसे बच्चे के संबंध में पारिवारिक पेंशन का संवितरण करना होगा। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देने से इस तरह के नामांकन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और ये वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। सीसीएस नियम 2021 के नियम 54(9)H में खंड 7 का उद्देश्य मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और पारिवारिक पेंशन का दावा करने में किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी या उसका पति पत्नी या मानसिक रूप से मंद बच्चे को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां नामांकन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता हो, किसी भी न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। परिवार पेंशन नियम के अनुसार परिवार पेंशन का भुगतान एक ऐसे बेटे या बेटी को किया जाएगा जो अभिभावक के माध्यम से मानो नाबालिग हो, जो मानसिक रूप से मंद सहित किसी भी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो। 8 फरवरी 2021 को पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54(6) के अनुसार एक मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का बच्चा या भाई मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हो, जो यदि उसे अपनी जीविका कमाने में असमर्थ बनाता हो, तो वो जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। वर्तमान में परिवार का ये सदस्य, जिसमें एक विकलांग बच्चे या भाई बहन शामिल है, को अपनी खुद की आजीविका कमाने वाला माना जाता है। यानी कि अगर परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय कमाता है तो न्यूनतम पारिवारिक पेंशन यानी 9,000 रुपए के बराबर या उससे अधिक और उस पर स्वीकार्य महंगाई रायत दी गई है। फ्रेंड्स, आप सभी ये जान ले कि आपके बैंक के सीपीपीसी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को मानसिक रूप से मंद बच्चे के संबंध में सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा वैधानिक नामित व्यक्ति के माध्यम से पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसकी पुष्टि आपको ही करनी होगी।
CCS नियमों के प्रावधान और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर नहीं देती है। हालांकि सभी पेंशन संवितरण शाखाओं को भी इन दिशा निर्देशों की प्राप्ति की सूचना देने के लिए कहा गया है। डाउन सिंड्रोम और मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त 13 वर्षीय अन्वी जांजरकिया को मिला पीएम मोदी के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। फ्रेंड्स, एक वर्चुअल इवेंट में पीएम मोदी ने सूरत शहर की मेयर हिमाली बोघावाला और अन्य सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में खेल श्रेणी में अन्वी को पुरस्कार सौंपा। अन्वी, जो अपने माता पिता के साथ थी, को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। 13 वर्षीय अन्वी जांजरकिया डाउन सिंड्रोम और कई विकलांगताओं के साथ पैदा हुई थी। उसकी बड़ी आंत 75% काम नहीं करती है। नतीजतन उसे गैस्ट्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके दिल में भी 2 छेद थे जिन पर 8 घंटे की सर्जरी की गई, जिस वक्त अन्वी की उम्र केवल 3 साल थी। हालांकि ये सब उसके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने में बाधक साबित नहीं हुआ। ये सूरत निवासी, जिसने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने योग कौशल को साबित किया है, उसकी झोली में 2 राष्ट्रीय पदक आ चुके हैं और वो उन 29 बच्चों की लिस्ट में शामिल थी जिन्हें नवाचार में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार बच्चों में वितरित किए जाते हैं। अन्वी ने बताया कि पीएम मोदी के साथ एक मंच पर योग करना उसका सपना है। उनके हर्षोल्लासित पिता विजय जांजरकिया शहर के सूरत निगम द्वारा संचालित स्कूल में प्रिंसिपल है। बुधवार को सोमनाथ में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में भी अन्वी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सम्मानित किया गया। अवनी विजय जांजरकिया की सबसे बड़ी संतान है तथा अन्वी सूरत के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी KR जांजरकिया की पोती भी है। ये परिवार भावनगर का रहने वाला है, लेकिन 2015 से सूरत में बसा हुआ है। अन्वी सूरत के नार्थन गांव के संस्कार कुंज ज्ञानपीठ स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा है। उसका छोटा भाई स्पर्श उसी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र है। अन्वी ने बड़े पैमाने पर योग का अभ्यास किया है और कलात्मक योग और व्यक्तिगत योग की श्रेणी में 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में सामान्य प्रतियोगियों को हराकर 2 स्वर्ण पदक और कांस्य पदक भी जीते हैं। कार्यक्रम में कुल 650 प्रतिभागी शामिल थे। अन्वी ने विभिन्न राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है और 51 पुरस्कार जीते हैं। डिसेबिलिटी जगत में मची धूम। म्यूजिक टैलेंट हंट शो उड़ान आइडल और उड़ान कन्वेंशन 2022 के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पंचकुला में दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजिक टैलेंट हंट सैवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन उड़ान आइडल 2022 कराई गई। इस रंगारंग म्यूजिक टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन सैवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल, नैब दिल्ली और मित्र ज्योति के सहयोग से सेक्टर 6 स्थित ताऊ देवी लाल जाट भवन में किया गया। जाट भवन के चेयरपर्सन श्री MS मलिक ने भी इसमें सहयोग दिया। फ्रेंड्स, कार्यक्रम के दौरान फेमस पंजाबी और बॉलीवुड गायक जसवीर जस्सी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जबकि फेमस गायिका डॉली गुलेरिया जी की बेटी क्रिएटिव डायरेक्टर सुनैना गुलेरिया, देव समाज कॉलेज फिरोजपुर से डॉक्टर संदीप कुमार, म्यूजिक टीचर केंद्रीय विद्यालय लुधियाना से संजीव कुमार और म्यूजिक टीचर पुनीत सोनी बतौर जूरी सदस्य उपस्थित थे। दिव्यांग सहभागियों में पहले राउंड में रोहित ने कुछ तो लोग कहेंगे ये गीत गाया, तो सुखवीर ने तेरे बिना, सचिन ने शाहे करम, जया दीवान ने रहना बीती जाए, सागर ने मिली खाक में मोहब्बत, आदित्य ने अभी मुझसे कहीं, राजेश ने प्यार चाहिए, आफताब ने माई तेरी चुनरिया लहराई, विजेंद्र ने मन रे तू काहे को धीर धरे, रविंदर ने सुरमई शाम, ओम प्रकाश ने चांद सिफारिश जो करता हमारी और राजू ने
तेरी तस्वीर गीत गाया। फ्रेंड्स, इन गीतों की धुनों पर और बच्चों की गायकी सुनकर कार्यक्रम में मदमस्त माहौल बन गया। इसी तरह ही दूसरे राउंड में भी इन सिंगर्स ने नए जमाने के लेटेस्ट गानों पर अपनी कला आजमाई और श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता में भारत के हर कोने से लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसके 2 राउंड रेडियो पर करवाए गए और उसमें से टॉप 12 फाइनलिस्ट को चुना गया। इन टॉप 12 सिंगर्स ने शनिवार को अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। हमारे अपने दानिश जी की चटपटी मजेदार एंकरिंग ने सबको खूब एंटरटेन किया। कार्यक्रम के पहले स्थान के विजेता प्रतिभागी सागर कपूर को 51,000 रुपए, द्वितीय रहने पर ओम प्रकाश को 31,000 और तीसरे स्थान पर आफ्ताब ठाकुर को 21,000 रुपए के साथ साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग और विकलांग बच्चों के हुनर और उनमें छुपी कला प्रतिभा को समाज के सामने लाना है और उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि इससे उनको रोजगार के सुअवसर प्राप्त हो सके। वॉइस विजन की ओर से 10वें अखिल भारतीय विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन 13 फरवरी दिन रविवार को कराया जा रहा है। यह परिचय सम्मेलन दिव्यांग जनों के साथ साथ नॉन डिसेबल के लिए भी इंक्लूसिव होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये ऑडियो प्रोमो। साथी वो जो मुझे समझे, साथी वो जो मेरे जीवन को नया आयाम दे, साथी वो जो मेरी खूबियां देखे, साथी वो जिसे मिलते ही हम नई ऊंचाइयां छू सकें, साथी वो जिसे मैं और जो मुझे पूर्ण करे। क्या ऐसा साथी हम जैसे विकलांगों के लिए भी है? अगर है तो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। Voice Vision presents the All India 10th Matrimonial Meet for the Disabled. The date of the venue is 13th of February 2022. We meet online via Zoom from 10:30 a.m. to 4 p.m. Register before the 5th of February using the link in the description. For any further information, contact 02240400000 or 9820566010. Match your abilities rather than your disabilities. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को जबरन टीका नहीं लगाया जा सकता। किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य नहीं है। फ्रेंड्स, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कोविड-19 वैक्सीन नहीं दी जा सकती है, जबकि ये बात जनहित में है और लोगों के फायदे के लिए ही है। लेकिन फिर भी किसी को टीका लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने कोई एसओपी जारी नहीं किया है जिसमें किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य कर दिया हो। एनजीओ इवारा फाउंडेशन की याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए डोर टू डोर प्राथमिकता कोविड-19 टीकाकरण की मांग की गई है। विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाने से छूट देने के संबंध में हलफनामे में कहा गया है कि इसने कोई एसओपी जारी नहीं किया है जिससे किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य हो। हलफनामे में कहा गया है, विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह, विज्ञापन और संचार किया जाता है कि सभी नागरिकों को टीकाकरण करवाना चाहिए और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को डिजाइन किया गया है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी पर भी जबरन टीकाकरण की परिकल्पना नहीं करते हैं। हालांकि इसने इस बात पर भी जोर देने की कोशिश की कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए बड़े सार्वजनिक हित में है। इसी बीच टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकब पुलियल ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा जारी किए गए वैक्सीन जनादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डॉक्टर पुलियेल, जिन्होंने अदालत से बच्चों के दिए गए कोविड-19 टीकों के नैदानिक परीक्षणों और प्रभावकारिता डेटा को भी प्रचारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है, उन्होंने बताया कि केंद्र ने कहा है कि टीकाकरण स्वैच्छिक था और इस स्तर पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। इसमें यह तर्क भी दिया गया है कि बच्चे टीके के लिए कानूनी सहमति देने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि जिन माता पिता ने उनकी ओर से सहमति दी थी, वे उन्हीं बच्चों पर टीकों के लाभों और प्रतिकूल प्रभावों पर अध्ययन का डेटा जमा कर रहे थे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कैसे राज्य दुकानें खोलने पर, रोजगार बनाए रखने पर, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने पर, यहाँ तक कि सार्वजनिक सड़कों पर निकलने के लिए टीकाकरण अनिवार्य करते जा रहे हैं। दिव्यांगों के वैक्सीनेशन को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था सुधारने का दिशा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 3 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर बैठक करने, स्वास्थ्य मंत्रालय को इन प्रस्तावों और मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन की बेहतर पहुंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने और व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ हेल्पलाइन और कोविन ऐप तक पहुंच जैसे मुद्दे जांच करने चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 3 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर बैठक करे। स्वास्थ्य मंत्रालय इन प्रस्तावों पर विचार करे और मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव करने पर भी विचार करे। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील मनोज सिन्हा ने अदालत को बताया कि दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन नंबर कुशलता से काम नहीं कर रहा है और कोविन पंजीकरण आसानी से उपलब्ध नहीं है। केंद्र की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हेल्पलाइन अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही है और कोविन जहां तक संभव है सुलभ है। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि बिस्तर पर पड़े लोगों और अत्यधिक दिव्यांगता का सामना करने वाले लोगों के लिए घर पर ही कोविड-19 वैक्सीन की सुविधा के लिए मोबाइल टीकाकरण दल रखने के लिए तैयार है। इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट नए एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों से हो रहे हैं चिंतित। फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट सिर्फ 2016 के दस्तावेज में उल्लेखित मानकों और 2021 के मानकों के बीच तालमेल चाहते हैं।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा संशोधित पहुंच के दिशा निर्देश जारी करने के 1 महीने के बाद विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने 2016 के संस्करण में किए गए परिवर्तनों पर चिंता जताई है। साथ ही सार्वजनिक भवनों का ऑडिट करने के लिए कौन सा संस्करण लागू होगा, इस पर सरकार से स्पष्टता भी मांगी है। भारत में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और मानक 2021, जिसमें दिसंबर 2021 की प्रकाशन की तिथि है, को CPWD ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर 29 दिसंबर 2021 को साझा किया था। इन दस्तावेजों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर CPWD की एक टीम द्वारा संशोधित किया गया और तैयार किया गया। नीति आयोग सरकारी विभागों और राज्य सरकारों के साथ सुगमता के मुद्दों पर काम कर चुकी समर्थयम की कार्यकारी निदेशक अंजलि अग्रवाल ने कहा कि 2021 के दिशा निर्देशों ने आयामों को और ऊंचाइयों में बदल दिया है, जिससे भ्रम पैदा हो रहा है। सुश्री अग्रवाल, जिन्होंने 2016 के दिशा निर्देशों पर भी काम किया था, उन्होंने 20 जनवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पत्र लिखकर 2016 के दस्तावेज और 2021 में उल्लेखित मानकों के बीच तालमेल करने के लिए कहा है। सुश्री अग्रवाल, जो एक व्हीलचेयर उपयोग करता है, उन्होंने बताया कि रैंप पर रेलिंग की ऊंचाई को छोटे कद के लोगों के लिए 760 मिलीमीटर और वयस्कों के लिए 900 मिलीमीटर से बदलकर 600 से 750 मिलीमीटर और 900 से 1000 मिलीमीटर कर दिया गया है। इस पर उन्होंने सवाल किया है कि ऊंचाइयां क्यों बदली गई। रैंप पर ऊपरी स्तर की रेलिंग 900 से 1000 मिलीमीटर है, जबकि सीढ़ियों पर ये 900 से 1100 मिलीमीटर है। इस पर सुश्री अग्रवाल ने पूछा है, क्या हर कोई 6 फीट लंबा है? उन्होंने आगे बताया कि व्हील चेयर उपयोगकर्ता के घुटने के अवकाश, जिसका उपयोग टेबल, वर्क स्टेशन, वॉश बेसिन आदि के आयाम के लिए किया जाता है, उसको न्यूनतम 650 से 680 मिलीमीटर से बदलकर 600 मिलीमीटर और 675 मिलीमीटर कर दिया गया है। औसत भारतीय वयस्क के लिए गोद की ऊंचाई 680 मिलीमीटर है। व्हील चेयर उपयोगकर्ता कुशन का उपयोग करते हैं, इसीलिए लैब की ऊंचाई और बढ़ जाती है। अगर नी रेस्ट 600 मिलीमीटर रखा जाए तो व्हील चेयर यूजर कभी भी काउंटर वर्क स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इस पर टिप्पणी के लिए मीडिया ने सुश्री भवरा से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सामूहिक विकलांगता अधिकार गठबंधन की सदस्य वैष्णवी जयकुमार ने सितंबर 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके मसौदा दिशा निर्देश पर अधिक से अधिक सार्वजनिक परामर्श की मांग की थी। नवंबर 2021 में याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के मसौदे को देश की सभी आधिकारिक भाषाओं में प्रसारित किया जाना चाहिए। चेन्नई में विशेष वार्ड के माध्यम से हो रहे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र जारी। दोस्तों, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मदद करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कराने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल RGGGH में मेडिकल बोर्ड से संपर्क कक्ष बनाया गया है, जिसमें अस्पताल ने एक विशेष 4 बेड वार्ड बनाया है। मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल से मुआवजा पाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अदालतें पीड़ितों को केवल विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा देती हैं। अब तक RGGGH के कैजुअलिटी वार्ड में जगह की कमी के कारण पीड़ित लोग फर्श पर सोने पर मजबूर थे, लेकिन अब अस्पताल ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के चलते इसमें एक अलग वार्ड बनवाया है। न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने अस्पताल को सड़क दुर्घटना में जीवित बच गए जगदीशन की याचिका पर वार्ड बनाने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता C जगदीशन को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कई कष्टों से गुजरना पड़ा। अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई प्रार्थना निःशुल्क सार्वजनिक प्रतीत होती है, लेकिन याचिकाकर्ता के अच्छे इरादों को देखते हुए उसके द्वारा सहे गए कष्टों को अन्य व्यक्तियों को भुगतना ना पड़े, इसीलिए अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक है।
ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर डायलन अलकॉट ने किया आह्वान, कहा विकलांग लोगों को मुफ्त में दिया जाए रैपिड एंटीजन टेस्ट। दोस्तों आइए कुछ जानकारी लेते हैं इस बार के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले डायलन अलकॉट के बारे में। न्यू ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर डायलन अलकॉट ने तर्क दिया है कि देश के फिर से खुलने पर या सुचारू होने पर उन्हें समाज में भाग लेने में मदद मिलेगी, इसीलिए विकलांग लोगों को मुफ्त रैपिड एंटीजन परीक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। एक टेनिस चैंपियन और गोंग से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति अलकॉट ने राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना को पूरी तरह से वित्त पोषित करने के महत्व पर जोर देने के लिए मंगलवार रात को अपने स्वीकृति भाषण का इस्तेमाल किया। गार्जियन ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये रिपोर्ट किए जाने के बाद कि विकलांग लोगों को तेजी से परीक्षण के लिए कोई संघीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है, मॉरिसन सरकार ने इस सप्ताह घोषणा की कि वो NDIS प्रतिभागियों को उपकरण खरीदने की अनुमति देगी। लेकिन इस निर्णय को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि हालांकि प्रतिभागी अब अपनी जेब से खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अब भी समर्थन के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ABC रेडियो नेशनल पर एक साक्षात्कार में बुधवार को अलकॉट ने विकलांग लोगों के लिए मुफ्त परीक्षण के अपने आह्वान पर विस्तार किया। उन्होंने अपनी परामर्श फर्म के बारे में भी बताया, कहा हम हमेशा कई विकलांग लोगों से बात करते रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस समय प्रतिरक्षात्मक और कमजोर हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में कितने अच्छे बदलाव देखे जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में ये काफी डरावना भी हो सकता है, क्योंकि अब इस बात की चिंता है कि कहीं कोविड और न फैल जाए और विकलांग लोग मुश्किल में न पड़ जाएं। अगर किसी को उनके और उनके परिवार की देखभाल करने वालों के लिए मुफ्त दैनिक रैपिड एंटीजन टेस्ट की आवश्यकता है, तो उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। आगे डायलन अलकॉट ने कहा कि मैं वर्षों से सरकार के साथ NDIS के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से वित्त पोषित है, लेकिन इसे हमेशा के लिए गारंटी दी जानी चाहिए। NDIS के बिना सारे विकलांग लोग वो लोग नहीं बन पाएंगे जो वो बनना चाहते हैं। उन्हें वो देखभाल नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे संसाधन प्राप्त करें जिनकी उन्हें जरूरत है, वे उपकरण जो उन्हें वहां से बाहर निकलने और अपना जीवन जीना शुरू करने की मदद कर सकते हैं। बाहर निकलने की जरूरत की वजह से और नौकरी पाने के लिए अपना ध्यान विकलांग जनों से हटाकर बाहर दे सकते हैं। इसीलिए विकलांग जनों के लिए खुद की सुरक्षा में डेली टेस्टिंग किट पास होना आवश्यक है। अलकॉट ने नोट किया कि ऑस्ट्रेलिया में विकलांग लोगों में से 4.5 मिलियन लोगों में से केवल 50,000 NDIS पर थे। अलकॉट कहते हैं कि बाकी बचे लोगों को भी समर्थन की आवश्यकता है, जिससे वे लोग वो बन सके जो वे बनना चाहते हैं। विकलांगता ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के नागरिक निकाय की खिंचाई। फ्रेंड्स, कुछ समय से चल रहे विकलांगता ऑडिट को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम को वसंत विहार इलाके में अपनी सामाजिक विकलांगता ऑडिट उचित तरीके से करनी चाहिए थी और इससे अधिकारियों को व्हील चेयर में स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के ये जांच करने में सक्षम होना चाहिए था कि फुटपाथ प्रयोग करने योग्य है या नहीं। अदालत ने 15 नवंबर 2021 के आदेश से संबंधित एक मामले की सुनवाई में कहा था कि फुटपाथों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए SDMC इंजीनियर बिना किसी सहायता प्राप्त व्हील चेयर पर पूरे कॉलोनी के फुटपाथों को पार करेंगे। दोस्तों, शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि ज्यादातर सड़कें और फुटपाथ व्हील चेयर के अनुकूल नहीं हैं। वास्तव में इस दिशा में बहुत काम और प्रयास की जरूरत है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय मामलों को उठाएगा, जिससे संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को सुधारने पर ध्यान देंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए क्षेत्र में घूमने का अधिकार है।
अपने आदेशों के अनुसार स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सहायता किए जा रहे अभ्यास पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने पूछा कि एसडीएमसी के अधिकारी व्हील चेयर पर स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चल रहे थे। जब वे व्हील चेयर में घूमते थे तो क्या उन्हें मुश्किल लग रहा था? इस पर जब वकील ने जवाब नहीं दिया तो हाई कोर्ट ने पूछा कि असमान फुटपाथों को देखते हुए ये कैसे संभव था। अदालत ने आगे पूछा कि कई घरों के बाहर रैंप एसडीएमसी के मानकों के अनुसार नहीं बनाए गए हैं और अधिकारियों को उन्हें हटाने का निर्देश देना चाहिए था। अगर व्हील चेयर से चलने वाले लोगों को इस तरह से आगे बढ़ना है तो एसडीएमसी को कॉलोनी में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करनी पड़ेगी ताकि वो इन फुटपाथों पर चल सके जो ठीक से निर्मित नहीं है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि फुटपाथ पर कारें खड़ी ना हो। अदालत में मौजूद सभी इंस्पेक्टर्स ने आश्वासन दिया कि पुलिस इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मोदी मील से लेकर आउटरिंग रोड तक और वसंत विहार रिहायशी इलाके में हवाई अड्डे तक नियमित रूप से पेड़ों को पानी देता है और धोता रहा है। उन्होंने कहा कि वसंत विहार में 1793 पेड़ों में से 1688 को कंक्रीट कर दिया गया है और शेष पेड़ों के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। अदालत ने पेड़ों की कंक्रीटिंग और फुटपाथों पर खड़ी कारों को हटाने से संबंधित मामले में एसडीएमसी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस सहित अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की। अदालत ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि सभी विभागों ने कमर कस ली है और काफी प्रगति की गई है। भारत में अधिक से अधिक विकलांगता समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रंगम कर रहा है 6 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी। गुजरात भारत में स्थित एक वर्कफोर्स सॉल्यूशंस कंपनी रंगम 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक समावेशी भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। रंगम गुजरात भारत में हेडक्वार्टर्स वाली एक वर्कफोर्स सॉल्यूशंस कंपनी माने के कार्यबल समाधान फर्म है। रंगम समावेशी दिव्यांगजन उद्यमी संघ, कीस्टोन इंस्टीट्यूट इंडिया, TIEE इंडिया एंजल्स और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक समावेशी भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकलांग लोगों, ऑटिज्म और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों को करियर विकास सहायता और संसाधन प्रदान करना है। साथ ही साथ रंगम CEO और सह संस्थापक नीश पारिक ने कहा है कि हम विकलांगता और ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवसायों के साथ भी काम करते हैं। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से हम पहुंच में वृद्धि करके विकलांगों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना चाहते हैं। ऑटिज्म और अन्य जरूरतों वाले वयस्कों को अभी भी कार्यस्थलों पर चुनौतियां पेश आती है। पारिक ने कहा कि हमारा पूरा समाज भारत में विकलांग आबादी के लिए एक सहयोगी और अधिवक्ता होना चाहिए। रंगम के अध्यक्ष और सह संस्थापक हेतल पारिक ने कहा, हम परस्पर समीकरण के बारे में जानते हैं और हम सभी को समान रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। भारत में कम से कम 15% आबादी किसी न किसी रूप में विकलांगता के साथ जी रही है। मानव पूंजी में निवेश करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। रंगम के मुख्य परिचालन अधिकारी जेम्स महूनी के अनुसार कोई भी फर्म भारत जैसे विकासशील देशों में जहां सुविधाओं, समर्थन सेवाओं और आकर्षक नौकरियों तक पहुंच अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है, व्यवसाय कम प्रतिनिधित्व वाले श्रमिकों की तलाश में बड़े मौके उपलब्ध करा सकती है। सोर्स एबल्ड इस शिखर सम्मेलन में आधुनिक भारतीय कार्यस्थलों के सामने सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लाएगा। फ्रेंड्स, इस इवेंट में जॉब फेयर, वर्चुअल मास्टर क्लासेस, कॉर्पोरेट शोकेसेस, प्रेजेंटेशंस, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान एक प्लेबुक का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस प्लेबुक का नाम है एम्पैथी इन एक्शन। दोस्तों, इस इवेंट को YouTube, Facebook, Twitter और LinkedIn पर लाइव देखा जा सकेगा।
रंगम इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन आइडिया तथा कीस्टोन इंस्टीट्यूट इंडिया, TIE इंडिया एंजल्स और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर इस इंक्लूसिव इंडिया समिट को होस्ट करेगा। लखनऊ में 9 मतदान केंद्रों का प्रबंधन करेंगे विकलांग व्यक्ति। जिला निर्वाचन अधिकारी DEO ने शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं की भागीदारी को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए कहा है कि राज्य की राजधानी में कम से कम 9 मतदान केंद्र शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव रोगियों को उनके संबंधित बूथों पर मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। बुजुर्ग या शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता जो डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 30 जनवरी तक अपने रिटर्निंग अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी से संपर्क करना होगा। फ्रेंड्स, लखनऊ जिले के 9 निर्वाचन क्षेत्रों के तहत 1526 मतदान केंद्रों पर कुल 4018 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 41 बूथ सभी महिला कर्मचारियों द्वारा संभाले जाएंगे, जबकि एक बूथ ग्रीन और सौर ऊर्जा से युक्त होगा। 11 घंटों तक निर्बाध मतदान सूचित करने के लिए हर एक मतदान केंद्र में 4 कर्मचारी होंगे। DEO कार्यालय के अनुसार 9 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 23,050 विकलांग लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत है। DEO अभिषेक प्रकाश ने कहा, मतदाताओं को प्रेरित करने और मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये विचार किया गया है। यदि हमारे शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी 11 घंटे से अधिक समय तक चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके हमारे प्रयासों का प्रतिदान करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व अमरपाल सिंह ने कहा कि अन्यथा भी प्रत्येक मतदान केंद्र में शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं और शौचालय, पीने का पानी और हैंड सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं के लिए रैंप होंगे। विकलांग इंजीनियर को कोर्ट में लड़कर हासिल हुआ 80 लाख रुपए का मुआवजा। फ्रेंड्स, चेन्नई में एक सिटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक टैंकर लॉरी के बीमाकर्ता को एक डिजाइन इंजीनियर को 80 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी मोटर बाइक 8 साल पहले शोलिंगनल्लूर मेदावक्कम रोड पर टैंकर लॉरी द्वारा टक्कर मारने और घसीटे जाने के बाद टूट गई थी। इस दुर्घटना के बाद मोटर चालक को 80% विकलांगता का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता अन्ना नगर के P. आमोस रॉजर विल्फ्रेड ने ट्रिब्यूनल का रुख किया और मुआवजे की मांग की 4.25 करोड़। 15 मार्च 2013 को याचिकाकर्ता काम के बाद एक दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से चल रहे टैंकर ने उसके 2 पहिया वाहन के पीछे टक्कर मार दी। दोस्तों, इस पर कोर्ट में बीमाकर्ता ने विभिन्न बिंदुओं पर तर्क दिया। यहाँ तक के कह दिया कि लॉरी दुर्घटना में शामिल ही नहीं थी और मुआवजे का दावा करने के लिए झूठ मूठ लगाई गई थी। साथ ही बीमाकर्ताओं ने ये दावा भी किया कि याचिकाकर्ता की मदद करने के लिए प्राथमिकी में हेरफेर किए गए हैं। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिकाकर्ता को कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ रहा है और ये उसके करियर को प्रभावित कर रहा है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। NLC भर्ती 2022 विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी का अद्भुत अवसर, वेतन 85,000 रुपए तक। दोस्तों, NLC भारत सरकार के एक उद्यम ने नेवेली तमिलनाडु में स्थित इकाइयों और कार्यालयों में बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए कई रिक्तियों की घोषणा की है।
ये अद्भुत नौकरी का अवसर है क्योंकि 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2022 है। दोस्तों, सुनते हैं कि एनएलसी भर्ती 2022 रिक्तियों का विवरण क्या है। सहायक सेवा कार्यकर्ता, सहायक औद्योगिक कार्यकर्ता, लिपिक सहायक, कनिष्ठ आशुलिपिक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए कुल 35 रिक्तियां हैं। असिस्टेंट सर्विस वर्कर 5 रिक्तियां, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल वर्कर 8 रिक्तियां, क्लरिकल असिस्टेंट 7 रिक्तियां, जूनियर स्टेनोग्राफर 5 रिक्तियां तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10 रिक्तियां हैं। फ्रेंड्स, अब हम सुनेंगे कि एनएलसी भर्ती 2022 के लिए आवश्यक योग्यता के मानक क्या हैं। सहायक सेवा कार्यकर्ता 5वीं कक्षा और उससे ऊपर उत्तीर्ण होना चाहिए। असिस्टेंट इंडस्ट्रियल वर्कर 8वीं और उससे ऊपर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लिपिक सहायक किसी भी डिग्री में स्नातक हो। जूनियर स्टेनोग्राफर के पास कोई भी डिग्री मौजूद हो। वरिष्ठ ग्रेड अंग्रेजी टाइपराइटिंग में सरकार की तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण या शॉर्ट हैंड जूनियर ग्रेड में सरकार की तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण या कंप्यूटर के संचालन में ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बीएससी या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को प्राधान्यता मिलेगी। साथ ही ये नोट करें कि 5वीं कक्षा या उससे ऊपर में सहायक सेवा कार्यकर्ता के पद के लिए, 8वीं या उसके ऊपर के सहायक औद्योगिक कार्यकर्ता के पद के लिए उम्मीदवार को एक विषय भाषा के रूप में तमिल का आना जरूरी है। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि एनएलसी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 फरवरी 2022 से पहले केवल NLCIL वेबसाइट nlcindia.in में NLCIL ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। सभी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को विस्तार से देखें। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपना व्यक्तिगत डेटा, शैक्षिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य विवरण दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की आवश्यक स्कैन की गई प्रतियां निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होगी। उम्मीदवार को जो लेखक प्रतिपूरक समय की सुविधा के लिए पात्र है और सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय इसका विकल्प चुनना चाहिए और ऐसी सुविधा के लिए अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को पंजीकरण सह आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट लेना होगा और इसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रमाण पत्र दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने में छूट है और प्रत्येक पद के लिए आक्षेपित संलग्नों के साथ अलग पंजीकरण सह आवेदन पत्र जमा करना होगा। ये ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 22 जनवरी 2022 को रात 10 बजे से 11 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे तक सक्रिय होंगे। एलिमेंट्री टीचिंग विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से प्राइमरी टीचर्स व अपर प्राइमरी टीचर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों में 162 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in भी विजिट कर सकते हैं। राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर की ओर से टीचर लेवल 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 3560 पोस्ट में से 13 पोस्ट विजुअली इंपेयर्ड के लिए आरक्षित हैं। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने और फीस भरने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2022 है।
अप्लाई करने के लिए या ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.education.rajasthan.gov.in/education। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। डिसेबिलिटी जगत में मची धूम। म्यूजिक टैलेंट हंट शो उड़ान आइडल और उड़ान कन्वेंशन 2022 के साथ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट नए एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों से हो रहे हैं चिंतित। चेन्नई में विशेष वार्ड के माध्यम से हो रहे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र जारी। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर डायलन अल्कॉट ने किया आह्वान, कहा विकलांग लोगों को मुफ्त में दिया जाए रैपिड एंटीजन टेस्ट। विकलांगता ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के नागरिक निकाय की खिंचाई। भारत में अधिक से अधिक विकलांगता समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रंगम कर रहा है 6 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी। लखनऊ में 9 मतदान केंद्रों का प्रबंधन करेंगे विकलांग व्यक्ति। विकलांग इंजीनियर को कोर्ट में लड़कर हासिल हुआ 80 लाख रुपए का मुआवजा। एनएलसी भर्ती 2022 विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी का अद्भुत अवसर, वेतन 85,000 रुपए तक। ओडिशा में कुछ कॉलेज छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। कॉलेजेस ने छात्रों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने को कहा। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर झांझरिया को पद्म भूषण और लेखारा को पद्मश्री से नवाजा गया। विकलांग सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को किया गया रिवाइज। डाउन सिंड्रोम और मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त 13 वर्षीय अन्वी जांजरकिया को मिला पीएम मोदी के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को जबरन टीका नहीं लगाया जा सकता। किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य नहीं है। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।